नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुकी है। अब बाहर के जो अतिथि हैं वो दिल्ली में प्रवेश करने लगे हैं। और जैसा कि G20 की जो अध्यक्षता है भारत एक बहुत जोश के साथ कर रहा है। और दिल्ली में चप्पे चप्पे पर जो पुलिस फोर्स लगा रखी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जानते हैं कि इस G20 का एजेंडा क्या है। आज के जो टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिबेट करेंगे, ये जो सीरीज है आपके सामने आती रहेगी, जहां पर एक बिंदु को लेते हुए उसके सारे आयाम से खेलने का प्रयास करेंगे। आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर एक नॉलेज के वे पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर होने वाले तमाम चीज़ों को आप आराम से देख पाएंगे। हाल ही में आपको पता है कि 2023 की अध्यक्षता G20 की भारत कर रहा है। और सामान्यतः वहाँ पे स्वास्थ्य के रूप में, पर्यटन के रूप में या बाकी चीज़ों के रूप में कहीं ना कहीं उसने अच्छी बहुत सारी 13 मंत्रिपरिषदीय बैठकें की हैं। और लगभग सामान्यतः 185 बैठकें इंडिया अभी तक कर चुका है। अब जानते हैं कि आज के जो इश्यूज हैं वो किसके बारे में डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज के चर्चा के मुख्य बिंदु हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से G20 प्रीलिम्स के सापेक्ष में मेंस में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन पे हम डिबेट करेंगे। साथ में G20 शिखर सम्मेलन की आयोजनों का कार्यक्रम किस प्रकार से अभी स्टार्ट हो चुका है और ये कब से कब तक चलेगा और इसके पीछे क्या लॉजिक है, सारी बातें हम लोग डिबेट करने का प्रयास करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का एजेंडा क्या है, ये बड़ा एक कह सकते हैं गंभीर विषय है कि जब कोई मीटिंग होती है उसका एजेंडा होता है, लेकिन अभी तक G20 का कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन फिर भी किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर भारत के कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र कौन कौन से, स्पेसिफिक एरियाज कौन कौन से हैं जिन पर भारत अपने पक्ष अब वहीं से होस्टिंग कर रहा है इंडिया, तो उस होस्टिंग का लाभ उठाते हुए किन पक्षों के लिए भारत के जो बाकी कंट्रीज यहाँ पर शामिल हो रहे हैं उनसे कैसे उन क्षेत्रों पर विचार विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। G20 में इसका देशों की जो सूची है, यहाँ पे 19 देश और एक यूनियन शामिल है, उसके बारे में जानेंगे। साथ में G20 के शिखर सम्मेलन होने के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया कर रहा है 2023 की, तो इसके सापेक्ष में इंडिया किस प्रकार की अध्यक्षता के रूप में महत्व इंडिया को बेनिफिट होने वाले हैं। अंत चरण में जानेंगे कि प्रीलिम्स के कैसे प्रश्न यूपीएससी अभी तक या यूपीपीसीएस अभी तक पूछ चुका है या कैसे प्रश्न अभी बन सकते हैं। लास्ट में हम यहाँ डिबेट करके आज की चर्चा को समापन करेंगे। तो कुछ समय में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक रूप में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिल्ली इस समय चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वायुयान या एरोप्लेन के द्वारा हमारे देश में पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। स्वाभाविक सी बात भी है कि बड़े बड़े होटल्स बुक कर लिए गए हैं जहां पर वो बाकी आने वाले बाहर के जो जितने भी हमारे अतिथि हैं उनका सम्मान हम लोग कर सकें। और फिर जानने का प्रयास करते हैं कि देखा कि एजेंडा क्या होगा, तो इसका एक मेन थीम है यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, वन हेल्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब ये एग्जाम में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लिंक हो गया, प्रॉब्लम से पूछ सकता है, लेकिन हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहला इशू क्या है कि एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं। अगर हम प्रीलिम्स के सापेक्ष में जाएंगे तो लगभग 15 से लेकर 20 प्रश्न जो हैं प्रत्येक वर्ष प्रीलिम्स में समसामयिक की घटनाओं से या फिर जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होते हैं वहां से वो पूछता रहता है। तो यहाँ G20 से होने वाली क्रियाओं को लेते हुए, G20 होने वाली अवधारणाओं को लेते हुए, G20 के अंतर्गत होने वाले कुछ चेंजिंग को लेते हुए प्रश्न पूछने की भूमिका में इस बार डेफिनेटली एक दो प्रश्न, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या सिविल सर्विस एग्जाम हो, वहां से प्रश्न पूछने की भूमिका में वो रहेगा। साथ में अगर मेंस में जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर का सेकंड, जो जीएस का सेकंड पेपर है, वो डायरेक्टली हिट तो होगा ही होगा। साथ में यहाँ पे भारत से जुड़े जितने भी यहाँ भारत के हितों की प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह हैं या समझौते हैं, उनके बारे में वो प्रश्न पूछने की भूमिका में जैसा रहेगा। अगर GS2 के सापेक्ष में जाते हैं तो प्रत्येक वर्ष 3 से 4 या 5 प्रश्न की भूमिका में यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइएगा जानते हैं विस्तार से कि इस समय जो आयोजन का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 3 से लेकर 6 सितंबर के बीच में जो सैरापा बैठक होती है और चर्चा हुई और तैयारियों के मंच के लेकर तैयार करती है कि किस प्रकार से मंच को तैयार किया जाएगा। और उसकी सैरापा अभी जानेंगे इसके बारे में कि क्या इसका लॉजिकल एस्पेक्ट है। उसकी मीटिंग अभी हो चुकी है। ये 5 से 6 सितंबर के बीच में वित्त प्रतिनिधि की, जो वित्त के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी बैठक जो है वित्तीय मामलों को लेकर गहराई से चर्चा की जा रही है। और उसके बाद 6 सितंबर संयुक्त सैरापाओं और वित्त प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की गई। यानी यहाँ सैरापा की बैठक हुई है, यहाँ वित्त प्रतिनिधि की बैठक हुई है और यहाँ दोनों की संयुक्त बैठक हुई है कि किस प्रकार से अब ये बीच सहयोग पर जोर दिया गया कि किस प्रकार से हितधारक के दोनों पक्षों के रूप में कार्य करेंगे। 9 से लेकर 10 सितंबर के बीच में जीएस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले जो मंत्रियों की जो उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया ही जा रहा है, जो इस समय
प्रगति मैदान दिल्ली के अंतर्गत जो है एक भव्य पंडाल में भारत में आने वाले अतिथियों को मान सम्मान के साथ होटल के माध्यम से बारीक पूरी ताकत दिखाने का साहस जो है भारत इस समय कर रहा है। होना भी चाहिए। जब आपके घर में कोई अतिथि आता तो हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रसन्न करके भेजें, एक प्रकार से मन उसका गौरवान्वित हो जाए और बाद में दक्षिणा अच्छी दे के जाए। ये सारी बातें यहाँ पर। तो ये 9 से लेकर 10 सितंबर के बीच में उच्च स्तरीय बैठक, जहां पर अपने देशों के प्रतिनिधि या एक प्रकार से राजदूत या प्रधानमंत्री या बाकी जो शासक के रूप में वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं वो आकर यहां पर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। चर्चाओं का विषय ये है कि यदि चाइना के राष्ट्रपति यहां पर आने के लिए मनाही कर चुके हैं, लेकिन वो आएंगे तो ताज होटल में ठहरने का प्रयास करेंगे। डिफरेंट होटल में इनको ठहराने का व्यवस्था की गई है, जहां पर एक दिन का किराया उनका 20 से 25 लाख रुपए ठहरता है। आइए जानते हैं आगे। 13 से लेकर 14 सितंबर के बीच में चौथी सतत विकास जो सस्टेनेबल जो वित्त कार्यों के समूह की बैठक जो है वो स्थायी रूप से यहाँ पर वाराणसी में की जाएगी, जो वित्त समाधानों को लेकर चर्चा पर केंद्रित है। आगे छठा पॉइंट, 14 से लेकर 16 सितंबर के बीच में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी को लेते हुए चौथी जो बैठक है यहाँ मुंबई में होगी, जिसका उद्देश्य होगा दुनिया भर में कैसे वित्त व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, इसके बारे में डिबेट डिस्कशन यहाँ होने वाला है। और समावेशी विकास को कैसे बढ़ाया जाए, इसके सापेक्ष में यहाँ पर बैठक होगी। साथ में 7 पॉइंट की तरफ चलेंगे तो 18 से लेकर 19 सितंबर के बीच में रायपुर के अंतर्गत फ्रेमिंग जो वर्किंग ग्रुप है उसकी एक बैठक होनी है, जो वैश्विक सहयोग के ऊपर एक प्रकार से रूपरेखा को तैयार करेगा और वैश्विक स्तर पर होने वाले चर्चाओं के विषय का मुद्दा बना हुआ है। तो यहां तक हम देख लेते हैं कि जो बैठक है 5 से लेकर 6 सितंबर के बीच में हो चुकी है, जो एक वित्तीय प्रतिनिधियों की बैठक है। इस समय लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक साल के अंतर्गत हम लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति, पर्यटन के प्रति विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 13 प्रतिनिधियों की बैठक कर चुके हैं और 185 वहां क्षेत्रीय बैठक के रूप में हम लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, क्योंकि इंडिया इस समय 2023 में क्या है G20 का अध्यक्षता कर रहा है। तो आइएगा इस पॉइंट के बाद जान लेते हैं कि एजेंडा क्या है। अगर देखा जाए मुख्यतः इस समय 2023 का जो यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं इंडिया, इसका कोई भी एजेंडा अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुपक्षीय संस्थानों में विकासशील देशों के साथ कैसे ऋण को बढ़ाना चाहिए, कैसे एक दूसरे के बीच में व्यापार करें, साथ में अंतर्राष्ट्रीय ऋण संरचनाओं को कैसे उसमें सुधार करें, साथ में क्रिप्टोकेसी को जो विनियमित करना है उसे कैसे हम लोग प्रयास करें, साथ में जो खाद्य एवं सुरक्षा को लेकर या उड़न सुरक्षा को लेकर भू राजनीतिक चल रही है उसमें आपस में कैसे एक दूसरे के बीच में संबंधों को बेहतर स्थापित किया जाए, साथ में अनिश्चितताओं के प्रभाव को संबोधन करने के लिए किस प्रकार से हम लोग कार्य करें, जो आपस में इंटरलिंक करके चीजें हमारे साथ की जाती हैं। तो ये एक क्या है, एक एजेंडा का एक स्वरूप है जहां पर काम करेगा। लेकिन भारत भी अपने पक्ष में कुछ एजेंडाओं को लेकर बैठा हुआ है कि हरित विकास को कैसे डेवलप किया जाए। हरित विकास किसी एक का विषय तो है नहीं भाई, जलवायु परिवर्तन जो है किसी भारत का तो विषय है नहीं, पूरे विश्व का विषय है। तो भारत चाहता है कि शांति के साथ सब लोग विकास करें और शांति के साथ सब लोग जीवन यापन करें। तो यानी उसके लिए जरूरी हरित विकास का होना, जलवायु वित्त की करना, जीवन के जितनी भी यहाँ पर क्रियाएं हैं उनको कहीं ना कहीं मानव की क्रियाओं को बेहतर करने का प्रयास करना भारत का एक प्रमुख एजेंडे के रूप में घोषणा की जाएगी। साथ में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो होस्टिंग करने का पर्पस है कि कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में पाले में गेंद है, और जब गेंद पाले में होती है तो स्वतंत्रता के साथ आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से एक्शन ले सकते हैं और इंडिपेंडेंट तरीके से उस पर डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं। है ना। एंड आपसे अगला इसका एक एजेंडा है कि त्वरित एवं समावेशी लचीले विकास की तरफ अग्रसर हों। त्वरित मतलब हमें ऐसे मुख्य बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा जो देश के हित में है और अंतर्राष्ट्रीय हित में भी है, जैसे पर्यावरण है, जलवायु है, पर्यटन है, या कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर सबको मिलकर आपस में क्या करना पड़ेगा, रणनीति बनाकर कार्य करना पड़ेगा। एंड बात करें यहाँ पे SDG जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम 17 गोल सेट कर चुके हैं 2030 तक हमें अचीव करने हैं, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, या फिर किसी अन्य पेयजल का व्यवस्था का मुद्दा हो, इन सब के पीछे सभी के लिए यहाँ प्रगति में तेजी लाने का मुख्य उद्देश्य है कि सब लोग अगर मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम SDG के गोल को भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई देश किसी अन्य SDG में टॉप कर रहा हो, कोई अन्य किसी कंट्री उसमें टॉप कर रहा हो, तो आपस में मिलकर हमें प्रगति को कहीं ना कहीं तेजी लाना हमारा एक उद्देश्य है। साथ में तकनीकी परिवर्तन को होने वाले डिजिटल जो सार्वजनिक अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें डेवलप करना है। तो G20 का एक मूल उद्देश्य भारत अपने पक्ष में इनको रखने की कहीं ना कहीं प्रगति कर रहा है। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं की स्थापना करने का पर्पस ये है कि हम कहीं ना कहीं बहुपक्षीय व्यापार कर सकें, बहुपक्षीय देश के अंतर्गत होने वाली क्रियाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकें, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय चीजों को लेते हुए जो देश के हित में, अंतर्राष्ट्रीय हित में है, उनके लिए वो काम कर सकें। साथ में महिला नेतृत्व वाला विकास किया जाए। आज भी आप देखेंगे तो लगभग हमारे पार्लियामेंट में लगभग 15-16% के आसपास महिलाएं विराजमान है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल में देखेंगे 1-2 महिलाएं देखने को आपको यहाँ पे मिलती रहती होंगी। लेकिन ये कहा गया है कि हमारी भारत जो है इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो उसने 7 पैरामीटर्स तय किए हैं जिन पर कहीं ना कहीं कल
जो होने वाली हमारे पास G20 की शिखर सम्मेलन बैठक है उसमें बहुत व्यापक तरीके से यहाँ पे मोदी साहब जो होस्टिंग करेंगे, देखिए क्या हालात होंगे कल, उस पर हम लोग नए तरीके से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथ में जानते हैं कि G20 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी भी। समूह की उत्पत्ति 1997-98 में एशियन टाइगर्स, पूर्व जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनमें वित्तीय संकट अगर आ जाता है तो उसके बाद एक समूह बन जाता है, और समूह को ही हमने क्या कह दिया, 1999 में इसकी स्थापना की गई। इससे पहले सबसे पहले केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स थे इसमें हुआ करते थे, और वित्त मंत्रियों के समूह को एक मंच के रूप में हम लोग इसको यहाँ पे कहते थे। लेकिन जब गवर्नर्स के बाद और वित्त मंत्रियों के समूह के बाद इसमें क्या हुआ, 2008 से वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजें इसमें इन्वॉल्व होने लगी, और वित्तीय संकट निपटाने के बाद जब यह स्पष्ट हुआ कि संकट कहीं ना कहीं केवल उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ही संभव होगा। यानी अभी सोचिए, देश का शासक, देश का राजा अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है और नीचे जो मंत्री है वो इन्वॉल्व है, तो भाई परमिशन कौन देगा, समझौते कौन करता है, एग्रीमेंट कौन करता है, ये सारे काम राजनीतिक स्तर पर किए जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, राजनीतिक स्तर को यहां इन्वॉल्व करना स्टार्टिंग करा। 2008 से इसका नेता के स्तर पर कहीं ना कहीं उन्नति हुई, और उन्नति होने के बाद जितने भी राज्य के प्रमुख होते हैं या सरकार के प्रमुख होते हैं वहां अपग्रेड तरीके से इसको अपग्रेड कर दिया गया। 2008 से यहाँ पे सब लोग शामिल होने लगे, और 2009 से इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के रूप में हम लोग एक प्रमुख मंच के रूप में जानते हैं, जिसे आज के रूप में हम लोग G20 नेताओं के नियमित रूप से यहाँ मिलते रहे हैं, कार्य करते रहे हैं, जिसे आर्थिक सहयोग के रूप में अग्रणी मंच के रूप में जानते हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड के ये वाले कंट्री जो है इसमें शामिल हैं। आइएगा बात कर लेते हैं G20 में कितने देश शामिल हैं। तो सामान्यतः इसमें 19 देश शामिल हैं, और बाकी एक क्या है, इसमें यूरोपियन संघ जो है वो इसमें शामिल है। कुल मिला के इसमें G20 इसलिए कहा गया है कि इसमें एक पैरामीटर अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ G7 के लोग भी शामिल हैं, G8 हुए और G20। तो यानी G20 क्या है, G7 G8 का एक संयुक्त समूह जिसको हम लोग G20 कहते हैं। इन सबको मिला के ये पूरी कहानी हमारी बाकी यहाँ बन जाती है। इसके सापेक्ष में देखेंगे तो यहाँ पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। लेकिन कुछ कंट्री के जो यहाँ पे देखेंगे तो चीन के भी राष्ट्रपति नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी चीजें अगर देखा जाए तो यहाँ देश के अंतर्गत यहाँ पे ये, लेकिन अगर पॉइंट बनती कि इसका मुख्य रोल क्या, देखो एक बात सोचिएगा, अगर जिस देश में विश्व सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का 85% ये 20 कंट्री पैदा करते हो, 20 समूह पैदा करते हो, तो सोचिए 15% में तो बाकी कंट्री बचे, जहाँ जिस वर्ल्ड के अंतर्गत 250 कंट्री के आसपास स्टैब्लिश हैं, जहाँ पर 20 कंट्री जो है मिला के 85% जीडीपी फॉलो करते, सोचो कितना इनका महत्व होगा। एंड आफ्टर दैट कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 75%, वैश्विक जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं अगर 100 लोग हैं पूरे वर्ल्ड में तो 100 लोग में लगभग 66 लोग जो हैं इस G20 के पास है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि उत्पादन के रूप में, व्यापार के रूप में, जनसंख्या के रूप में ये समूह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसकी अध्यक्षता मोदी साहब कर रहे हैं, भारत कर रहा है, गर्व का विषय हमें होना भी चाहिए। एंड बात करते हैं यहाँ पे G20 सम्मेलन का महत्व क्या है, तो कुछ ये हम लोग 5-6 पैरामीटर से जान सकते हैं कि G20 सम्मेलन का बहुत प्रमुख रूप से जो महत्व है वो सहयोग को व्यापक क्षेत्र में कहीं ना कहीं डाइवर्जन करना है। यानी अब क्या होगा, सहयोग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल बेस पे समझने का प्रयास करें, जो मनी लेंडिंग है, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स है, भ्रष्टाचार है, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं मानव संकट है या गरीबी है, अल्प विकसित देश हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सहयोग को व्यापक रूप में एक रणनीति बनाई जाएगी, जिसके लिए अब यहाँ पे कल चीजें हो ही नहीं वाली हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं समाधान किए जाएंगे जो यहाँ पे लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं। लिंगिक समानता को लेकर भी बढ़ावा दिया जाएगा कि लिंगिक समानता कैसे महिलाओं को एम्पावर किया जाए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए उनको लीडरशिप कैसे दी जाए। साथ में शक्तियों का वैश्विक संतुलन किया जाएगा। अगर आप कोई ऐसा कोई कंट्री G7 है, G5 है, तुलना में जितने विकासात्मक देश हैं उनको शक्ति को बैलेंस करते हुए अब व्यापारिक चीजों पर, सामान्यतः पर्यावरण पर, जलवायु पर, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। विरोधियों का एक मंच पर लाना, जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं कुछ ऐसे विरोधी प्रणालियों को लेकर बैठे हुए हैं जो आर्थिक क्षमता के रूप में, धार्मिक क्षमता के रूप में कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा कर रहे हैं, उनको एक मंच पे लाने का एक उद्देश्य है। अगर बात करेंगे जलवायु परिवर्तन, सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए। जब तक सब लोग मिलकर जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ रणनीति नहीं बनाएंगे, जब तक कार्य नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास एक किसी भी कंट्री के सापेक्ष इन्वायरमेंटल क्लाइमेटोलॉजी को चेंजिंग नहीं कर सकते। साथ में नेटवर्किंग और सहयोग को करना, जितने भी नेताएं हैं उनके आपस के जो विचार हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो आइडियोलॉजी है, उनको कहीं ना कहीं हर किसी के पास अपनी अपनी आइडियोलॉजी बैठी हुई है, उन सबको मिलाकर आर्थिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं सहयोग करना और उसको बढ़ावा देना, अवसर प्रदान करना एक मुख्य क्या है इसका महत्व के रूप में जाएगा। और लास्ट में है वैश्विक आर्थिक सहयोग। भैया सिंपल सी बात है, अगर आप वैश्विक आर्थिक सहयोग दूसरे का नहीं करेंगे तो कोई भी डेवलप जो यहाँ पे ऋण वाली कंट्री है या गरीब कंट्री है या फिर वो कहीं आगे इनोवेशन नहीं कर पाते, इनिशिएटिव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वो कैसे देश बैलेंस कर
पाएंगे, एक दूसरे की सहायता करना भी क्या है इसका उद्देश्य या महत्व है। तो यहाँ से बात करते हैं कि इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो यहाँ इसका क्या महत्व है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इंडिया यहाँ पर 2023 में अंतिम दिल्ली में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, और G20 का सहरपा भी है, भारत के पास G20 सहरपा भी है, तो यहाँ पे लीडरशिप कर रहा है। G20 की जो अध्यक्षता का जो विषय है, जो थीम है, जिसे हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। देखिए कितना अच्छा लॉजिकल पॉइंट है, वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। यानी अब पूरे वर्ल्ड को भारत जो है एक परिवार के रूप में देखने का प्रयास कर रहा है कि हम सब मिलकर जब तक पृथ्वी के ऊपर सही तरीके क्लाइमेटोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, संतुलन नहीं करेंगे, आर्थिक क्रियाएं नहीं करेंगे, पर्यटन नहीं करेंगे, तो आपस में विवाद से हम नहीं चाहते, हम शांति से चाहते हैं। इसलिए लोगों ने क्या दे दिया कि एक पृथ्वी है तो एक परिवार है और एक यहाँ पे क्या है भविष्य सबका होना चाहिए। ट्रोय का एक प्रकार से कहानी होती है। जैसे मान लीजिएगा कि अब पहले था, कहाँ हुआ था, कहाँ होना है और ये कहाँ होगा, इन तीनों को मिला के ट्रोका बनता है। यानी इंडोनेशिया में हुआ था, भारत में हो रहा है और यहाँ पे ब्राजील में होगा। तो यानी 2022 का कौन हेड था, इंडोनेशिया। 2023 का कौन है, बोलेंगे दिल्ली, मतलब दिल्ली भारत। और 2023 में कहाँ होगा, 2023 में बोलेंगे सर ब्राजील। तो यहाँ तय किया जाता है कि ये आगे कार्यक्रम क्या होगा, यहाँ तय किया जाएगा कि आगे कार्यक्रम कैसे किया जाएगा। तो इसको ट्रोका कहते हैं। यानी आमंत्रित लोगों के रूप में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 9 देशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें बांग्लादेश है, नीदरलैंड है, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन और संयुक्त राज्य अमीरात और मिस्र और यहाँ पर मॉरिशस। यहाँ पे 9 कंट्री यानी 9 बहुपक्षीय संस्थानों को भी इन्वॉल्व किया गया है। साथ में यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो अफ्रीकी प्रतिनिधि है उसको भारत की तरफ से पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कहना कि शामिल करने के लिए प्रयास किए। कई बार ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने अपनी तरफ से भारत अफ्रीकी जो संघ है उसको पूर्णकालिक मेंबर बनाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। तो जहाँ G20 है अब वो G21 हो जाएगा। यानी एक प्रकार से भारत अपने पक्ष पे 21 यानी एक मेंबर को यहाँ जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसको अफ्रीकन यूनियन के रूप में या अपनी प्रतिनिधि के रूप में हम लोग कह सकते हैं। साथ में बात कर लेते हैं कि भारत की अध्यक्षता का महत्व क्या है। तो देखिएगा, जिस घर में अगर मान लीजिएगा शादी विवाह हो रहे हैं तो दावत तो सब लोग खाएंगे, लेकिन काम किसका होगा, बोलेंगे उसका होगा। तो यहीं से भारत का बढ़ता आर्थिक प्रभाव, भारत इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है विश्व स्तर पर, जिसमें बहुत सारे कार्य जो है अध्यक्षता के रूप में देखे जाएंगे। जलवायु परिवर्तन पर इंडिया की बहुत स्पष्ट रणनीति है कि हमें कम करना है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी क्या हो रहा है, प्रबल दिखाई दे रहा है। साथ में भारत का फोकस क्या, समावेशी विकास की तरफ है। यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र में हर तरफ विकास होना चाहिए। अब समावेशी विकास कब होगा, जब सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। तो भारत का फोकस किस पे है, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रूप में। चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पर भारत क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक रणनीति बना चुका है। भारत का सामरिक महत्व के रूप में देखेंगे तो वैश्विक महत्व के आधार पर देखा जाए, जिस तरीके से हमारी राजनीतिक प्रतिष्ठा होती है, आर्थिक प्रतिष्ठा होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही भारत की सामरिक प्रतिष्ठा भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। साथ में ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का, यानी एक प्रकार से आपने देखा होगा जब कोई मजबूत देश होता है तो उसके आसपास जो भी कंट्री होते हैं वो आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, कि यार ये आवाज उठाने के लायक है, इसलिए ये भी बन रहा है। साथ में भारत ने सुनिश्चित किया है कि अग्रणी रूप से कैसे कैसे सार्वभौमिक तरीके से गुणवत्तापूर्ण के रूप में, किफायती स्वास्थ्य के रूप में हम सेवाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। तो G20 एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम। देखिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ना सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धनधान के भंडारी, सब भद्र भाव दे के सन्मार्ग के प्रतीक हो कोई ना हो दुखारी, सृष्टि में प्राणधारी सृष्टि में प्राणधारी। तो हम तो इस संस्कृति के लोग हैं जहां पर हर किसी का कल्याण करना चाहते हैं। तो यहीं से कल्याण वाली भावना को लेते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देश की प्रगति की जो रफ्तार है, वर्ल्ड की प्रगति की जो रफ्तार है, वो किसके हाथों में है, बोलेंगे सर ये इंडिया के हाथों में है। तो आइएगा अब जानते हैं, जो प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इन प्रश्नों को देखें, इनका आंसर देने का प्रयास करें और बाकी जो मेंस के प्रश्न लिखने का प्रयास करें। 2000 यहाँ पे देखा जाए तो 22 में देखो लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन क्या है, यह पेरिस क्लब के साथ G20 द्वारा समर्पित एक पहल है। यह कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण का समर्थन करने वाली एक पहल है। आपके पास ए ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2 और यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है और ये सी है, डी है, नाइदर 1 और नो 2। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसके बाद हम आपका जवाब रिप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आज का ये है, G20 के 4 देश निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे समूह बनाया गया, तो भारत किस समूह में आता है, तो ये आपके सामने होना चाहिए। बात करते हैं मेंस की। मेंस में
यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेंस वगैरह में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, G20 की अध्यक्षता और वैश्विक कार्य भारत की ओर मुड़ने के साथ वैश्विक दक्षिण के नेताओं के रूप में भारत की भूमिका पर चर्चा करें। तो भारत किस आधार पर महत्व कर चर्चा कर रहा है, ये लिखने का प्रयास करें। इंक्लूसिविटी यानी भारत की G20 अध्यक्षता में समावेशिता का एक विषय है। देखिए बिल्कुल समावेशिता की बात हम लोग कर रहे हैं, समावेशिता होती क्या है इसके बारे में तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। और भारत में शहरों के केंद्र को अधिक विकलांग अनुकूल बनाने की चुनौतियों के सामने अवसरों पर चर्चा करें कि कैसे कैसे अवसर हमें मिल सकते हैं। तो ये आज के आपके मेंस के प्रश्न हैं, ये आपके 2 प्रश्न जो हैं प्रीलिम्स के हैं, इनको देने का प्रयास करें। कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप ऐसे ही डिबेट हर किसी बिंदु पर जो भी इस समय नॉलेजेबल हो या यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हम लगातार पर डे 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह से आपके सामने डिबेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा तो आपके पास थोड़ा सा कलम भी है, आपके पास सब कुछ है, तो वहां पर क्या करें, लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ में शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करने का जरूर प्रयास करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ आपको सेशन कितना आनंदित रखा। तो आज के विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की थी, उसके कुछ बिंदु जो हमने लिए थे, उन बिंदुओं पर सारी किस प्रकार से एग्जाम का रोल क्या है, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, एजेंडा क्या है, फोकस क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, देश कौन से हैं, क्या इसका महत्व, इतने कम समय में हम चीज़ों को टैकल कर चुके हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।